सुप्रभात। मैं सवेरा के इस खास पावर पैक शो में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम देते हैं आपको खबरों का डेली बूस्टर डोज। तो जब हम खबरों की बात करेंगे तो आज शुरुआत करेंगे कि जो बजट सत्र है, यानी कि संसद का बजट सत्र, साफ तौर पर उसका चौथा दिन है आज। तो किस तरह से बजट को लेकर चर्चा हो रही है और तमाम जो मंत्रालय हैं जिनको जितने बजट का आवंटन किया गया है उस पर सवाल जवाब भी होंगे, और ये सवाल जवाब बेहद जरूरी है। संसद के इस लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो ये जानने का हक सभी को है कि जो आवंटन हुआ है उसके लिए किस तरह का खाका तैयार करेंगे तमाम मंत्रालय आने वाले देश की आर्थिक प्रगति के लिए। और साथ ही साथ हम बात करेंगे मौसम को लेकर भी। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और मेरे साथ इस 1 घंटे के शो में रहेंगी मेरी सहयोगी भावना नैयर। भावना, सुप्रभात। सुप्रभात आंचल, धन्यवाद। और अगले 1 घंटे पावर पैक शो रहने वाला है, जैसे कि आंचल ने कहा, और हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जिन पर आज हमारी नजर रहने वाली है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और उसके साथ जिन महत्वपूर्ण खबरों पर आज हमारी नजर होगी वो होंगी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी एसआईटी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। इसके अलावा बीजेपी की 2 दिवसीय संगठन मंत्रियों की बैठक भी आज से शुरू होने वाली है। पार्टी मुख्यालय में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। इसके अलावा अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों की बात करें तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज लाओस की यात्रा पर जाएंगे। और अगर खेल की खबरों की बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा नजर होगी कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट जगत की खबरों पर भी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन। दोनों सदनों में कल शुरू हुई आम और जम्मू कश्मीर बजट पर चर्चा रहेगी आज भी जारी। बीजेपी के संगठन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से पार्टी मुख्यालय में होगी शुरू। बैठक में लोकसभा चुनाव परिणाम की होगी समीक्षा। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदे में करोड़ों रुपए के घोटाले का जिक्र। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से लाओस की 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। 97वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में करेंगे शिरकत। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जलभराव। गुजरात में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा की जताई आशंका। वहीं कर्नाटक के धारवाड़ में भारी बारिश की वजह से आज और कल स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। खेल की खबरों में भारत आज से पेरिस ओलंपिक 2024 में अपने अभियान की करेगा शुरुआत। उद्घाटन से पहले तीरंदाजी के व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, भजन कौर और प्रवीण जाधव चुनौती करेंगे पेश। तो नया सवेरा में सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसकी बात हमने खबर की शुरुआत में की थी। संसद के बजट सत्र को लेकर करते हैं चर्चा। तो आम बजट पर चर्चा आज होनी है। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है और दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर जो कल चर्चा शुरू हुई वो आज भी जारी रहने वाली है। इसके साथ ही दोनों ही सदनों में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर शुरू हुई चर्चा को भी आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से प्रश्न भी पूछे जाएंगे और उसके साथ ही अहम पत्रावलियां भी सदन के पटल पर रखी जाएंगी। कल लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा तो बीजेपी से बिप्लब देव ने बजट पर चर्चा की शुरुआत की, जबकि राज्यसभा में कांग्रेस से पी चिदम्बरम, वहीं सत्ता पक्ष में राधा मोहन दास अग्रवाल ने चर्चा शुरू की। चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया है। तो आज संसद के बजट सत्र का चौथा दिन है और संसद में बजट सत्र को लेकर चर्चा हो रही है और चर्चा में सभी सदस्य पक्ष और विपक्ष दोनों
चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। आज चौथा दिन है, अगर विधायी कामकाज के हिसाब से बात की जाए तो आज कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कल का दिन हमने देखा कि राज्यसभा में काफ़ी हंगामा हुआ और विपक्ष ने वॉकआउट किया। कहीं ना कहीं विपक्ष ये आरोप लगा रहा है केंद्र पर कि ये भेदभावपूर्ण वाला बजट है। देखिए, कल राज्यसभा में जरूर हंगामा हुआ और विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया, लेकिन हमने देखा कि 2 बजे से राज्यसभा में बजट पर चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में उससे पहले ही बजट पर चर्चा शुरू हुई थी। उससे पहले शून्यकाल के दौरान जब राज्यसभा शुरू हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया था कि विपक्षी शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया गया, और उसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए, किसी राज्य का अलग से नाम नहीं लेने का मतलब ये नहीं है कि उस राज्य के आवंटन में कोई कमी की गई है। ऐसा संभव नहीं होता कि हर राज्य का अलग अलग नाम लिया जाए। और पूर्व के जो बजट है, यूपीए सरकार के समय के बजट की तरफ भी इशारा किया कि क्या सभी राज्यों का नाम बजट भाषण में लिया गया था। तो बहुत स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिन्होंने बजट पेश किया, और जिस बजट में विशेष एक तरह से पैकेज बिहार और आंध्र प्रदेश को दिए गए हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कही कि ये जो आरोप है बिल्कुल गलत है। किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है और पर्याप्त आवंटन किया गया है। हमने देखा कि जब दोपहर बाद चर्चा शुरू हुई राज्यसभा में, पी चिदम्बरम कांग्रेस के नेता और पूर्व वित्त मंत्री, उन्होंने चर्चा की शुरुआत की कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस को 4 घंटे मिले हैं, दोनों सदनों में 20-20 घंटे की चर्चा होनी है। बीजेपी की तरफ से राधा मोहन दास अग्रवाल ने अपनी बात रखी और उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे चालू खाता घाटा हो, वो यूपीए की सरकार में क्या था और वो कितना कम हुआ है मौजूदा केंद्र सरकार में, कैसे उस पर सफलता मिली है। तो वित्तीय अनुशासन के मामले में कितनी मोदी सरकार सफलता से आगे बढ़ी, उसकी भी चर्चा हुई। जीडीपी ग्रोथ रेट की चर्चा हुई। लोकसभा में भी देखा हमने कि विप्लव देव, जिन्होंने बीजेपी की तरफ से चर्चा की शुरुआत की, कैसे पूर्वोदय योजना जो है पूर्वी भारत को किस तरह से मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है, उसकी बात की। तमाम मुद्दों पर जो पर्याप्त आवंटन हुआ उसकी बात की। वहीं विपक्ष की तरफ से कुमारी सैलजा ने चर्चा की शुरुआत की थी, आरोप लगाया एम्प्लॉयमेंट पर या फिर कुछ राज्यों को कम धन देने का। तो इस तरह से हम जोरदार चर्चा लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी देख रहे हैं। आज उस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। हम देखेंगे कई वरिष्ठ सांसद, कई युवा सांसद चर्चा में भाग लेंगे, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। हम जानते हैं कि दोनों सदनों में जो बजट पर चर्चा होती है, आम बजट पर, उसका जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देती है। वो जवाब भी होगा जब 20 घंटे की चर्चा पूरी हो जाएगी। संभवतः वो अगले हफ्ते होगा, सोमवार को या मंगलवार को, अलग अलग सदनों में। और अब आज देखना होगा कि कौन बड़े नेता इस चर्चा में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी कई प्रमुख नेताओं का बोलना बाकी है। सत्ता पक्ष की तरफ से भी देखेंगे तो कई वरिष्ठ नेता अपनी बात रख सकते हैं, प्रखर वक्ता। तो आज भी बहुत जोरदार चर्चा होने की उम्मीद है। इस बीच हम संसद के बाहर भी देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर हो रहा है। जो विपक्ष ने आरोप लगाया उस पर सरकार की तरफ से करारा जवाब, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करारा जवाब दिया गया। और शैलेंद्र, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि तर्क वितर्क जब संसद में होता है तो साफ तौर पर जो लोक कल्याणकारी और लोकहित से जुड़ी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचती हैं। और अगर बजट की बात की जाए तो तमाम मंत्रालयों से भी सवाल जवाब किए जाएंगे, खास तौर पर जिस तरह से आवंटन किया गया और इस बार के बजट का ताना बाना जिन 4 जाति और जो 4 अहम विषय रहे उनके इर्द गिर्द बुना गया है। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए, जो सामाजिक कल्याण से जुड़े जो मंत्रालय हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय हो या फिर श्रम मंत्रालय हो या हम स्किल मंत्रालय की बात करें, जिसके तहत एक नई योजना की शुरुआत की गई है, तो इन सब मंत्रालयों पर विशेष तौर पर चर्चा हम देख रहे हैं काफ़ी हो रही है। आप मीडिया में रिपोर्ट्स देखें कि किस तरह से अलग अलग मंत्रालयों को तरजीह दिया गया है। बहुत फोकस स्पष्ट है कि युवा, किसान और महिला, उनको किस तरह से सशक्त बनाया जाना है, उसको लेकर बहुत ध्यान देने की बात कही जा रही है बजट में। इसमें जो खास बात इस बार दिखती है कि कुछ ऐसी योजनाओं की शुरुआत हो रही है। अगर आप स्किल डेवलपमेंट में देखें या फिर इंटर्नशिप, जो अप्रेंटिस की योजना है, जिसमें सरकार अपनी तरफ से एक अंशदान देगी नए लोगों को नौकरी देने में, तो ये सब एक ऐसी योजना है जिससे रोजगार बढ़े
नए रोजगार पैदा हो, उस पर इस बार बजट में खास ध्यान दिखता है। और एंजल टैक्स जैसे जो कर हटाए गए हैं उससे स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात है। तो बहुत संतुलित बजट है, जहां सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर ध्यान है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में नए घर बनाए का आवंटन है, क्रेडिट लिंक जो सब्सिडी स्कीम है वो एक तरह से उसको फिर से शुरू किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो बड़े एक तरह से सुधार की बात थी, स्ट्रक्चरल सुधार की तरफ जो विकसित भारत की बात थी, उस पर आगे बढ़ने की बात कही गई। तो यानी भविष्य को देखते हुए भी बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। तो इसीलिए बीजेपी और सत्ता पक्ष ये कह रही है कि बेहद संतुलित बजट है, 2047 को ध्यान में रखते हुए बजट है, और साथ ही साथ रोजगार बढ़ाने और तमाम सेक्टर्स को एक प्रोत्साहन मिले। पीएलआई स्कीम आप देखें, तमाम सेक्टर्स में उसके अच्छे नतीजे हैं, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाना है 2 सेक्टर्स में, उसकी चर्चा है। तो इन सब को लेकर एक विस्तार से हम देख रहे हैं कि चर्चा भी हो रही है सदन के अंदर, और सत्ता पक्ष कह रहा है कि बहुत शानदार बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। और हम चर्चा में आज देखेंगे कि सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण नेता भाग लेंगे। बिल्कुल, और पीएलआई की जब हम बात करते हैं तो फार्मा सेक्टर को भी इसमें जोड़ा गया है, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। लेकिन जब हम बात इंसेंटिव्स की करते हैं तो खास तौर पर इस बार हमने ये देखा कि विपक्ष का भी एक सुर नहीं है। जिस तरह जैसे ही जब बजट पेश किया गया तो हमने देखा कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने बजट पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी, और एक जमाने में वो जब कांग्रेस कार्यकाल में थी तो वो वित्त मंत्री भी थे। लेकिन अब उनके अन्य जो आला मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं एक रटा हुआ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर विपक्ष का सिर्फ हंगामे का नाम देकर बजट पर इस जो क्योंकि ये अल्प सेशन माना जाता है, कहीं ना कहीं बेजार तो नहीं होना देना चाहता। ये देखिए, विपक्ष के बीच कई बार ये कोशिश होती है कांग्रेस और उनके सहयोगी दल में कि कौन ज्यादा स्कोर कर रहा है। टीएमसी हम देखते हैं कि कई बार कई मुद्दों पर कांग्रेस के साथ खड़ी नजर नहीं आती। कल हालांकि विपक्ष के प्रदर्शन में टीएमसी साथ थी, लेकिन उनकी ये कोशिश होती है कि वो सरकार पर कुछ ऐसी बात कहे और जिससे कि लगे कि उनका एक अलग वजूद है, वो अलग अलग दल है, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी अपने राज्य में जहां पर उनका वजूद है, राजनीतिक वजूद, वहां पर अपनी मतदाताओं को एक संकेत दे पाए। अभिषेक बनर्जी टीएमसी से चुनकर आए हैं, आप पश्चिम बंगाल से, कल लोकसभा में बोल रहे थे, जोरदार तरीके से वो सरकार पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह से आप देखें, वीरेंद्र सिंह वो चंदौली से चुनकर आए हैं उत्तर प्रदेश से, समाजवादी पार्टी की तरफ से बोल रहे थे। तो इन दलों की भी अपनी कोशिश है कि विपक्ष के साथ वो खड़े तो नजर आए, कांग्रेस के साथ कई मुद्दों पर खड़े तो नजर आते हैं, लेकिन खड़े होते हुए भी अलग नजर आना चाहते हैं। टीएमसी तो हम देखते हैं कई बार बैठकों में भी नहीं जाती, कई मुद्दों पर असहमति जताती है, लेकिन कोशिश उनकी यही रहती है कि उनके राजनीतिक दल की एक जो पहचान है, उनके अपने राज्य में एक संदेश भी जाए। समाजवादी पार्टी हो या खासतौर पर टीएमसी हो, वो कई बार सदन में ऐसा करती दिखाई देती है। हाँ, ये सही है कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ प्रस्तावों को लेकर, सरकार के फैसलों को लेकर सराहना भी विपक्ष से देखने को मिलती है, लेकिन जब बात सदन के अंदर जब चर्चा की आती है या फिर संसद भवन परिसर में या मीडिया में प्रतिक्रिया देने की बात आती है, तो विपक्ष का फोकस ज्यादा इस बात पर रहता है कि सरकार को क्या कुछ और करना चाहिए था, सरकार ने क्या नहीं किया। यानी सरकार को घेरने की एक कोशिश नजर आती है विपक्षी दलों की। उन्हें लगता है कि सरकार को ये घेरने का मौका है सदन के अंदर, क्योंकि संसद सत्र चल रहा है, बजट पर चर्चा हो रही है, और उससे एक संदेश भी देना है अपने लोकसभा क्षेत्र में या फिर अपने राज्य में जहां उनका दल प्रभाव रखता है। तो उस लिहाज से भी एक अपनी रणनीति होती है, और संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच थोड़ी नोकझोंक चलती भी रहती है। विपक्ष का ये काम भी है कि सरकार को घेरे, और सरकार हम देखते हैं कि जोरदार तरीके से उसका जवाब भी देती है। जैसा कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मल्लिकार्जुन खड़गे, जो नेता विपक्ष है राज्यसभा की, उनके आरोप पर कहा भी कि आप पूर्व के बजट उठा के देख लीजिए कि कब आपने सभी राज्यों का नाम चर्चा में बजट भाषण में उसका जिक्र किया था। तो ये हम देख रहे हैं कि जोरदार पलटवार भी सत्ता पक्ष की तरफ से देखने को मिलता है। जी शैलेंद्र, जैसे भी प्रधानमंत्री ने भी संसद के बजट सत्र की शुरुआत में कहा था कि विचार विरुद्ध जरूर हो सकते हैं लेकिन नकारात्मक नहीं होने चाहिए, तो ये नोकझोंक जरूर चलती रहनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में लोकतंत्र की यही खूबी है। लेकिन विचार नकारात्मक नहीं होने चाहिए, दोनों पक्ष की तरफ से एक सकारात्मक पहल के तौर पर चर्चा में भाग लेना दोनों पक्ष के लिए जरूरी है। फिलहाल शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार आकर इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर भी करेंगे आपसे साझा। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ।
आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बुलेटिन में आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं हम इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की, जिसकी SIT मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड की एवज में राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट कंपनियों की ओर से दी गई कथित रिश्वत की SIT जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। NGO कॉमन कॉज की ओर से दायर याचिका में यह कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए गए चुनावी चंदे में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और इस घोटाले की कोर्ट की निगरानी में SIT जांच की भी ज़रूरत है। और इसी पर बात करने के लिए बेहद विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विकास, सुप्रभात आपको। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पहले भी कई बार फटकार लगी और आज जो SIT जांच पर सुनवाई होने वाली है, जिसमें कॉमन कॉज का जो NGO वो साफ तौर पर कह रहा है कि भाई भ्रष्टाचार हुआ है, उस लिहाज से कितना पुख्ता है उनका दावा और क्या कुछ हो सकता है आज कोर्ट में? आंचल, सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ थी उसने, आप याद करें, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था और उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। उसके बाद ही एक याचिका आई है NGO कॉमन कॉज, और हमने देखा है कि कुछ अलग से याचिकाकर्ता भी इस मामले में जुड़े हैं और वो ये चाहते हैं कि इसकी पूरी SIT जांच हो। खास तौर से आरोप इस बात को लेकर है कि कुछ कंपनियां एलिजिबल नहीं थी डोनेशंस के लिए। ऐसी एक लिस्ट कॉमन कॉज की तरफ से दी गई है अपनी याचिका में कि ये कंपनी पूरी तरह से एलिजिबल भी नहीं थी, क्योंकि 3 साल कम से कम कंपनी को रजिस्टर हुए हो जाने चाहिए। लेकिन ये कहा जा रहा है याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि इस साल भर के भीतर ही ऐसी कंपनियों ने देश भर में अलग अलग पार्टीज को डोनेशन किए हैं। तो ये क्या राज्य सरकारें, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज राज्यों में हैं, या और जो राष्ट्रीय स्तर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो जिनकी सरकारें हैं अलग अलग जगहों पर, क्या उन्होंने किसी तरह का फायदा पहुंचाने के लिए इन कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए और इनको ऑब्लाइज किया गया, इनको कुछ लाभ पहुंचाया गया? क्या ये क्विड प्रो क्वो था? इस तरह की सवाल उठाए गए हैं याचिका में और सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि याचिका में कितने तथ्य हैं, क्योंकि जो अगर हम मुख्य मामले की बात करें, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें, तो उसमें संविधान पीठ ने एक पर्टिकुलर डेडलाइन, टाइमलाइन दी थी कि इस तारीख से बाद के जो डोनेशंस हैं उन्हीं को ही उजागर करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट देगा। तो ये अब जो याचिका आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जितने भी डोनेशंस दिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उन सब में जांच हो, SIT जांच करके बताए, ये पता करे कि क्या इसमें किसी तरह का रिश्वत की भी बात सामने आती है। कितना इसमें कोर्ट को तथ्य लगते हैं तो सुनवाई के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन उन कंपनियों को लेकर के विशेष आपत्ति है याचिकाकर्ताओं की, जो या ना तो प्रॉफिट बुक कर रही थी और ना ही वो एलिजिबल थी, क्योंकि उनको रजिस्टर हुए भी 3 साल नहीं हुए थे। इन कंपनियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी विकास, साथ ही साथ अगर कॉमन कॉज की बात की जाए, साथ ही साथ और दूसरी याचिकाओं की बात की जाए, तो 2 मुख्य मांगे कहीं ना कहीं की जा रही है। एक तो SIT की जांच, साथ ही साथ कि उसमें और भी जो भी भ्रष्टाचार से जुड़ी और तथ्य हो सकते हैं वो भी उजागर हो। तो और इन याचिकाओं में और किस तरीके की मांग की गई है? देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले तो ये जांच SIT द्वारा की जाए, ना कि CBI या अन्य किसी जांच एजेंसी द्वारा। ये मांग की गई है कि इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। दूसरा, ये जांच का दायरा इस बात को लेकर है कि क्या इसमें कुछ शेल कंपनीज भी हैं जो बनाई ही इसीलिए गई थी ताकि वो पैसे को इधर से उधर कर सके, और उन्होंने शेल कंपनीज ने पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दी। ये एक बड़ा मसला है यहाँ पर, क्योंकि जो कंपनीज प्रॉफिट बुक नहीं कर रही थी, जिनके कोई प्रॉफिट्स नहीं थे, और जो स्कीम के कुछ महीनों बाद ही अस्तित्व में आई और उन्होंने तुरंत साल भर के भीतर डोनेशंस भी दिए और अच्छा खासा अमाउंट था, वो अच्छे खासे डोनेशंस दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। इन कंपनियों की
कार्यशैली जो है उसको लेकर के खास तौर से आपत्ति उठाई गई है याचिका में। बिल्कुल, तो इस पर रहेगी नज़र साफ तौर पर, क्योंकि जो तमाम मापदंड हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को देने के, उसमें जिन कंपनीज का नाम लिया जा रहा है, तो कॉमन कॉज का जो ये दावा है, सुप्रीम कोर्ट इसमें कितने तथ्य पाता है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले की, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल की जो सीबीआई की न्यायिक हिरासत है वो आज खत्म हो रही है। 12 जुलाई को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी और कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले पर सुनवाई की थी। और इससे पहले अगर हम बताएं तो 17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। करीब 2.5 घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को की जाएगी। हालांकि केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया और उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेजा। उनके खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई का है। आम आदमी पार्टी को कार्यालय स्थान के आवंटन पर केंद्र द्वारा निर्णय लेने की समय सीमा भी आज खत्म हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के कारण आम आदमी पार्टी को कार्यालय भूमि आवंटित करने पर निर्णय लेने के लिए 25 जुलाई तक का समय दिया था। 5 जून को हाईकोर्ट ने इस मामले में आपके अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को 6 हफ्ते का समय दिया था। सुनवाई के दौरान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने अदालत से 4 हफ्ते का और समय देने का अनुरोध किया था। निदेशालय ने कहा था कि वह नवनिर्वाचित सांसदों को आवास आवंटित करने के कार्य में व्यस्त हैं। पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा था कि कार्यालय स्थान आवंटन मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए निदेशालय को पर्याप्त समय दिया गया है और 4 हफ्ते का और विस्तार नहीं दिया जा सकता है। हालांकि पीठ ने मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए समय अवधि 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी। और अब बात भारतीय जनता पार्टी की, जिसके संगठन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज पार्टी मुख्यालय में शुरू होनी है। बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा भी की जाएगी और इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया भी, उस पर चर्चा होने की संभावना है, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा अहम खबर है बीजेपी के लिए। आम चुनाव के बाद बीजेपी के सभी राज्यों के संगठन मंत्रियों की बुलाई गई ये पहली बैठक है। हम सभी जानते हैं कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल जल्द खत्म हो रहा है और ऐसे में नए अध्यक्ष पद का जो चुनाव है उस पर सभी की निगाहें होंगी। वक्त छोटे से ब्रेक का, आप जुड़ रहिए नया सवेरा की इस खास पेशकश के साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको बता दें कि मॉनसून जो है इस समय देश के अधिकांश हिस्सों में एक्टिव हो चुका है। बात करें अगर गुजरात और कर्नाटक की, और साथ ही देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर अभी भी जारी है। बात गुजरात की करें तो पिछले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। गुजरात के कच्छ में भी कुछ ऐसा ही स्थिति बनी हुई है, जहां लोग बाढ़ की कहर से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ में और महाराष्ट्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो गुजरात और कर्नाटक में भारी बारिश हो रही है। इस समय गुजरात के कई जिले इस समय जलमग्न हो गए हैं और आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और साथ ही साथ स्कूल कॉलेज बंद रहने की भी निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से गुजरात में लगातार बारिश हो रही है और कई जिले जो हैं इस समय जलमग्न हो गए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और कई दुकानों और घरों में पानी घुस चुका है।
बिल्कुल, और हमारे साथ दो संवाददाता इस बड़ी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सूरत से जुड़े हुए हैं तेजस मोदी और अहमदाबाद से पार्थ हमारे साथ हैं। सबसे पहले तेजस, आपके पास आना चाहेंगे। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो गुजरात के तमाम कई अहम हिस्से जो हैं वो बारिश की विभीषिका से जूझ रहे हैं। ऐसे में जो वहाँ का राज्य प्रशासन है वो किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तेजस, बारिश दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात में हो रही है। अभी तक के जो आंकड़े हैं उसमें कह सकते हैं कि जो मौसम का पूरा बारिश होती है उसका 70% से 80% परसेंटेज बारिश अभी तक हो चुकी है। तो ये तो पहला राउंड है और पहले राउंड में ही जिस तरह से भारी बारिश का सामना दक्षिण गुजरात को और मध्य गुजरात को करना पड़ रहा है, कह सकते हैं जरूर से जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि काफी सारे इलाके हैं जहां पर पानी भर चुका है। खासतौर पर जो क्रीक शहर के बीच पे से गुजरती है या तो नदी होती है, वहां पर पानी का स्तर बढ़ा है, तो काफी सारे लोगों को स्थानांतरित किया गया है। खासतौर पर सूरत और मध्य गुजरात की बात करें, दक्षिण गुजरात की अगर बात करें तो सूरत है, तापी है, नवसारी है, वलसाड है, इन सभी जिलों में भारी बारिश हुई है। उसी तरह से अगर मध्य गुजरात की बात करें तो भरूच है, बरोड़ा है, वडोदरा है, उसके अलावा दाहोद है, तो ये सभी इलाकों के अंदर भारी बारिश हुई है। खास तौर पर जो निचले इलाके हैं वहां पर काफी सारी जगहों पे पानी भरा है। बारिश का पानी है क्योंकि वाटर लॉगिंग हो जाता है। खास तौर पर जो नदी नाले के अंदर जो ड्रेनेज की सिस्टम होती है वो बंद हो जाती है, उसके कारण ये स्थिति का निर्माण होता है। पिछले 3 दिनों से सूरत के आसपास के इलाकों के अंदर प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है। खासतौर पर जो समुद्री इलाके हैं वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है, ताकि कोई भी बड़ी घटना हो तो उस वक्त वो वहां पर पहुंचकर रेस्क्यू की कामगिरी कर सके। तो कह सकते हैं कि दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात के अंदर जिस तरह से बारिश है और लगातार आज भी मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट है कि आज भी भारी बारिश होने की संभावना है और कल भी कुछ इलाकों के अंदर भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। जी, यहाँ हम पार्थ के पास भी आना चाहेंगे। पार्थ, आप अहमदाबाद में मौजूद है, अहमदाबाद के हालात से हमें रूबरू कराएं। वहाँ कितने सेंटीमीटर बारिश अभी तक हो चुकी है और मौसम विभाग ने किस तरीके की चेतावनी या अलर्ट जारी किया है? गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो कल रात 2 बजे से आज सुबह 8 बजे तक काफी बारिश अहमदाबाद में नोटिस की गई है। खास करके अगर मैं पर्टिकुलर अहमदाबाद की बात करूं तो 3 से 4 इंच की बारिश भी अहमदाबाद ने देखी है कल रात को। आज भी आईएमडी ने अहमदाबाद और आजू बाजू के सराउंडिंग एरियाज में रेड अलर्ट दिया है। साथ में गुजरात, संपूर्ण गुजरात में बारिश हो सकती है, ऐसा आईएमडी ने अपने हवामान विभाग की जो रिपोर्ट हर रोज आती है उसमें जारी किया है। खास अगर मैं बात करूं तो जो यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने काफी तैयारियां की है। अगर मैं कल रात की बारिश की बात करूं तो कहीं पर भी ऐसी परिस्थिति नहीं बनी थी कि जहां पर अर्बन फ्लडिंग, मतलब कहीं पर भी पानी भरा हो, कहीं पर भी किसी सामान्य इंसान को तकलीफ पड़ी हो। एक तो वो तैयारी की है यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने। दूसरी, आज अगर रेड अलर्ट की स्थिति है, आज अगर ज्यादा बारिश होती है तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई है। किस तरीके से पानी को जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाए, किस तरीके से अगर किसी भी इंसान कोई भी पानी में फंस जाता है तो उसको पानी में से निकालने की व्यवस्था की जाए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तो यहाँ पर तैनात नहीं की गई क्योंकि वो तो दक्षिण गुजरात में स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है तो वहां पर दी गई है। लेकिन यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल पुलिस है, उसने भी काफी व्यवस्था की है। और खास आईएमडी ने एक दूसरी रेड अलर्ट की घोषणा की है आज दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के काफी रीजन में, अमरेली, भावनगर में। जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो कह सकते हैं कि कहीं पर मॉनसून के बिना सब सून और कहीं कहीं पर मॉनसून की वजह से है बहुत सी धूम। वहीं अगर कर्नाटक की बात करें तो धारवाड़ में भी भारी बारिश का दौर जारी है और धारवाड़ प्रशासन ने बच्चों के हित को देखते हुए आज और कल स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी किया। धारवाड़ जिले के सभी आंगनवाड़ी जो है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हाई स्कूल्स और पीयू जो स्कूल्स हैं उनके लिए आज अवकाश घोषित करने का आदेश दिया गया। साथ ही बच्चों की पढ़ाई अधूरी ना रह पाए, उनका नुकसान ना हो, इसके लिए अगले जो तमाम सार्वजनिक अवकाश होंगे उस पर एक्स्ट्रा क्लासेस आयोजित की जाएंगी ताकि इन छुट्टियों की भरपाई भी हो पाए।
और साफ तौर पर धारवाड़ से जुड़ी हुई खबर। वहीं बात करेंगे कि भारी बारिश की वजह से स्कूल कॉलेज वहां पर बंद किए गए हैं। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, उससे तमाम जो पब्लिक हॉलीडेज होंगे वहां पर एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाएंगी। तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर धारवाड़ को लेकर। चलिए कर्नाटक से अब आपको लिए चलते हैं पुणे में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर के ज्यादातर हिस्से में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने नासिक, अहमदनगर और पुणे समेत उत्तरी महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ताकि पुणे का मौसम हमेशा सुहावना रहता है, काफ़ी मॉइस्ट मौसम होता है, लेकिन बारिश की वजह से वहाँ पर भी जल भराव है। तो इनलैंड ड्रेनेज की जो समस्या है, जिससे कई राज्य जूझते हैं, पुणे उनमें से एक है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं दिल वालों की दिल्ली की, जहां आज सुबह ही हम कह सकते हैं इसकी शुरुआत बारिश के साथ हुई है। सुबह 6 बजे से आसपास के कई इलाकों पर बादल छाने लगे और कुछ समय बाद बारिश भी शुरू हो गई। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक तेज वर्षा हुई है, लेकिन उमस से राहत फिर भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और ये दृश्य है, हालांकि बहुत सुहावने दृश्य हम देख सकते हैं। भावना, हमने देखा कि लगातार गर्मी से दिल्ली जूझ रही थी और ये छींटे पड़ने जरूरी भी थे। बिल्कुल, काफी दिन हो गए थे आंचल जब उमस भरी गर्मी पड़ी हुई थी दिल्ली में, और दिल्ली में वाले लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे थे कि कब वर्षा होगी और लोगों को इस गर्मी से राहत मिलेगी। शमीम अख्तर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। शमीम, आखिरकार वर्षा हुई है, बादल बरसे हैं, लेकिन अभी भी गर्मी का माहौल अभी भी चल रहा है दिल्ली में। मौसम विभाग ने क्या बोला है, क्या अपडेट है? हाँ भावना, आपने दिल वालों की दिल्ली की बात कही है। तो आज सुबह से ही यहाँ पे बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे झमाझम बारिश हो रही है। आज पूरी दिल्ली में बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले ये 1 हफ्ते तक इस तरह का ये माहौल रहेगा, बारिश होती रहेगी और ख़ासकर 27 और 29 के बीच में इस बारिश में तीव्रता आएगी और टेम्परेचर कम होगा। और वैसे इस बारिश से उमस से बहुत ज़्यादा मतलब रिलीफ तो ऐसे नहीं मिल रहा है, लेकिन इस बारिश में अब ये है कि अब गर्मी में कुछ कमी आई है। अब लोगों को आहिस्ते आहिस्ते इस उमस से और भी राहत मिलने की उम्मीद है। और जैसा कि ये मौसम विभाग ने कहा भी है कि ये आज से ही बारिश होनी थी, उन्होंने पूर्वानुमान में बताया था, और अगले हफ्ते के मध्य तक बारिश ये रहने की उम्मीद है। और ख़ासकर वही जो मैंने कहा इसके पहले कि 27-19 के बीच में बारिश में और भी तीव्रता आने की उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शमीम इन तमाम जानकारियों को और मौसम के हाल से हमें अपडेट कराने के लिए। तो हालांकि उमस से राहत नहीं है, लेकिन फिर भी इतना माहौल तो बारिश ने बना ही दिया भावना कि चाय की चुस्कियों और पकौड़े खाए जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं नया सवेर में। खबरें होंगी फटाफट अंदाज से, देश से जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो बात यूपी के विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की, जिसकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। तो अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर होगी आज सुनवाई। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद इन सबकी राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है पेशी। साबरकांठा सहित पूरे गुजरात में चांदीपुर वायरस के केस सामने आए हैं। भारतीय विषाणु विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर विजय पी बांद्रे ने साबरकांठा में हिम्मतनगर सिविल अस्पताल का दौरा किया। वहां उन्होंने चांदीपुर मामले में 427 और 10 पशुओं के सैंपल हिम्मतनगर के मेडिकल कॉलेज में जमा कराए और वायरस के मामले में आधारभूत जानकारी दी। भारत के कई हिस्सों में मध्य रात्रि शनि चंद्र ग्रहण देखा गया। 18 साल बाद ये अद्भुत और दुर्लभ खगोलीय घटना देखी गई। शनि चंद्र ग्रहण को ल्यूनर ऑक्लिटेशन ऑफ सैटर्न भी कहते हैं। ये भारत के कुछ ही शहरों में देखा गया, जिनमें कोलकाता और दिल्ली जैसे शहर शामिल हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ।
आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत और अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए। सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी संध्या के पास। तो संध्या, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप आज अखबारों की दुनिया से हम सभी दर्शकों के लिए? जी सुप्रभात आंचल और भावना। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर कदम की खबर के साथ, जिसे आज दैनिक जागरण अखबार ने प्रमुखता से पहले पेज पर प्रकाशित किया है। इसके अलावा अन्य अखबारों में भी एक खबर देखने को मिली है। दरअसल दुश्मन की मिसाइल को आसमान में ही ध्वस्त कर देगी भारत की AD-1 और इसका एक सफल परीक्षण कल कर लिया गया है। रक्षा मंत्री ने भी इसकी बधाई प्रेषित की है, जिसे अखबार ने प्रकाशित किया है। अगली खबर की बात करें तो अग्निवीरों से जुड़ी हुई ये खबर है। दरअसल अग्निवीरों को 5 साल की छूट और 10% आरक्षण दिया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस में आरक्षण को लेकर के केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। इस खबर को आज अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। इसके अलावा एक और खबर की बात करें तो अपना देश पेज पर हिंदुस्तान अखबार ने एक खबर प्रकाशित की है और लिखा है कि ट्रेन की बोगी में सौर ऊर्जा से AC और पंखे चलाने की अब तैयारी की जा रही है और इसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया है और इससे सिंगल डबल नहीं बल्कि ट्रिपल फायदा होने वाला है। जी हाँ, इससे फायदा ये होगा कि इसमें जो पावर कार लगती है उसके एक तो शोर से यात्रियों को राहत मिलेगी, दूसरी बात इसमें जो डीजल की खपत होती है उससे भी बचत होगी और ये जो सौर ऊर्जा के पैनल लगाए जाएंगे इससे यात्रियों को काफ़ी सहायता मिलने वाली है। और जब ये कोच हटेगा तो पावर कोच जब हटाया जाएगा तो उसकी जगह पर जो कोच लगाए जाएंगे उससे यात्रियों के लिए बैठक व्यवस्था की भी सुलभ सुचारू व्यवस्था उनको उपलब्ध हो सकेगी। एक और खबर की बात करें तो नवभारत टाइम्स अखबार ने खबर प्रकाशित की है। दरअसल ब्रिटिश विदेश मंत्री से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात भी की और इसके अलावा NSA अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। इसके अलावा 2021 में अस्तित्व में आए रोड मैप को लेकर के 2030 के इस एग्रीमेंट की समीक्षा भी की। इस खबर को भी आज प्रकाशित किया गया है। एक और खबर की बात करें तो मोंगला पोर्ट पर भारत ने दी चीन को पटखनी, ये हेडलाइन बनाया गया है और लिखा है कि बांग्लादेश से डील कर भारत ने पोर्ट का ऑपरेशन अपने हाथों में लिया है। चीन की भी इस बंदरगाह पर नज़र थी, लेकिन हिंद महासागर में भारत का दबदबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं जो कि एक रिपोर्ट के माध्यम से जनसत्ता अखबार ने प्रकाशित की और बताया है कि चिंता के कारण बुजुर्गों में 3 गुना बढ़ सकता है स्मृति लोप का जोखिम, यानी कि डिमेंशिया की जो परेशानी है वो ज़्यादा सामने आ रही है बुजुर्गों में। और इस अध्ययन में ये भी बताया गया है कि 60 से 70 वर्ष के आयु समूह के जिन लोगों में क्रोनिक यानी कि लगातार चिंता की समस्या होती है उनमें मानसिक विकार विकसित होने की आशंका और भी बढ़ जाती है। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये है खबरें। संध्या, राजनीति से स्वास्थ्य क्षेत्र की आपने सभी खबरों को इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और अखबारों की दुनिया से अब आपको लिए चलते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ दिलचस्प। कमला हैरिस के मैदान में आने के बाद ट्रंप ने अपनी रणनीति में किया बदलाव। हैरिस ने अपनी पहली रैली में जिस तरह रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप पर जुबानी हमले के बाद ट्रंप ने भी किया जोरदार पलटवार। ट्रंप ने चुनावी रैली में हैरिस को मानसिक रूप से दिवालिया बताया और कहा कि कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास में अब तक की सबसे अक्षम और सबसे कट्टर वामपंथी उपराष्ट्रपति हैं। ट्रंप ने दावा किया रिपब्लिकन पार्टी के साथ मिलकर उत्तरी कैरोलिना में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार देश को किया संबोधित। बाइडेन ने कहा कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका नई पीढ़ी को मशाल सौंपना है।
इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। उन्होंने गाजा संघर्ष का बचाव किया और अमेरिकी सांसदों से कहा, हमारे दुश्मन आपके दुश्मन। नेतन्याहू ने कहा, जब हम ईरान से लड़ते हैं तो हम अमेरिका के सबसे जानलेवा और कट्टर दुश्मन से लड़ रहे होते हैं। और क्योंकि अब बात करेंगे हम कारोबार की, और अब खबरें देख लेते हैं मंगलवार को जब आम बजट पेश किया गया उससे जुड़ी हुई। बात कैपिटल गेन टैक्स की करते हैं। बजट में कैपिटल गेन टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में बड़े फैसले लिए गए हैं। रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। डीडी न्यूज के साथ विशेष पैनल में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि नई व्यवस्था से लोगों को फायदा होगा, नुकसान नहीं। कैसे समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कैपिटल गेन टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव का ऐलान किया। किसी भी परिसंपत्ति को बेचने से जो आपको फायदा होता है, आपको उस फायदे पर सरकार को टैक्स देना होता है, जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। कम अवधि में होने वाले फायदे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लंबी अवधि में होने वाले फायदे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। आपको बता दें कि सोने चांदी, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, शेयर बाजार में लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए लॉन्ग टर्म की समय सीमा अलग अलग थी और कैपिटल गेन टैक्स की दरें भी अलग अलग थीं। अब बजट में कैपिटल गेन व्यवस्था को सरल बनाते हुए कैपिटल गेन की समय अवधि में बदलाव किया गया है। शेयर बाजार में लिस्टेड शेयर्स के लिए 1 साल और दूसरी परिसंपत्तियों के लिए अब 2 साल लॉन्ग टर्म होगा। इसके साथ ही अब देश में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर एक ही कर दी गई है। अब देश में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% है। ध्यान रहे कि कैपिटल गेन टैक्स की व्यवस्था बजट पेश होने के तुरंत बाद लागू हो चुकी है। अब सबसे ज्यादा लोग प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स को लेकर कैलकुलेशन में जुटे हैं। दरअसल पहले प्रॉपर्टी पर 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, जिसमें इंडेक्सेशन का फायदा मिलता था। इंडेक्सेशन समय के साथ महंगाई के असर को शामिल करते हुए वास्तविक रिटर्न को मापने का तरीका है। सरकार हर साल कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जारी करती है, जिसके आधार पर महंगाई के असर को नापा जाता है। अलग अलग समय सीमा के साथ ये फॉर्मूला पूरी कैलकुलेशन को काफी पेचीदा बना देता था। आम आदमी बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के ये कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने इंडेक्सेशन के झंझट को खत्म कर दिया है। अब 23 जुलाई के बाद प्रॉपर्टी बेचने पर आपको इंडेक्सेशन के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा और प्रॉपर्टी की बिक्री पर जितना फायदा हुआ उस पर 20% की बजाय केवल 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। सरकार का मानना है कि इससे तकरीबन सभी तरह के मामलों में करदाताओं को फायदा होगा। आप बताओ 2005 आपने कब प्रॉपर्टी खरीदी थी? बोला साहब 2005 में। किस रेट पे खरीदी थी? बोला साहब 20 लाख रुपए में खरीदी थी। मैंने कहा आज के दिन में उसकी क्या वैल्यू होगी? बोला साहब 2 करोड़ रुपया। साहब मेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा नहीं। मैंने कहा देखो आज भी अगर तुम बेचते तो नहीं मिलता, लेकिन जो है तुम बहुत खुशनसीब हो कि ये आज बजट आ गया, तुमने इससे पहले नहीं बेचा। क्योंकि अगर तुम बेचते तो मेरे अनुमान में ज़्यादा होता। कहता कैसे? मैंने कहा देखो पिछले 19 वर्ष में 2005 में जब तुमने खरीदा जी। और आज 3 गुना इंडेक्स जो है बढ़ा है। मतलब 20 लाख रुपया जो था उसको हम इंडेक्स करेंगे, 3 गुना करेंगे तो 60 लाख रुपया हुआ। तो 2 करोड़ पे अब तुम्हें कितना टैक्स जो है इंडेक्सेशन के साथ देना पड़ता? कहा साहब 2 करोड़ में से 60 लाख निकाल दीजिए, 1 करोड़ 40 लाख हुआ। 1 करोड़ 40 लाख रुपए पे मैं 20% देता तो 28 लाख रुपया देता साहब। मैंने कहा आप कितना दोगे? बोला साहब 2 करोड़ में से अब तो मेरे को 1 करोड़ 80 लाख पे देना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्सेशन नहीं है। अब तो जो है 20 लाख ही घटा सकता हूँ। 1 करोड़ 80 लाख पे कैलकुलेटर से निकाल के बोला 22.5 लाख। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा हुआ? 5.5 लाख रुपए का उसको फ़ायदा हुआ। आयकर विभाग ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए लिखा, इंडेक्सेशन के बिना नया कैपिटल गेन टैक्स ज्यादातर लोगों को फायदा देगा। अगर 5 सालों में प्रॉपर्टी के दाम 1.7 गुने से ज्यादा बढ़े तो नई रिजीम में फायदा होगा। अगर आपने 10 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी और उसके दाम 2.4 गुने से ज्यादा बढ़ता है तो भी आपको नई रिजीम में फायदा होगा। इसी तरह से 2009-10 में खरीदी गई प्रॉपर्टी के दाम अगर 4.9 गुना या इससे ज्यादा बढ़े तो नई कैपिटल टैक्स रिजीम में आपको फायदा होगा।
अगर प्रॉपर्टी के दाम हर साल 9 से 11% की कम दर से बढ़े हों तो आपको पुराने रेजीम में फायदा होगा, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है। इसके साथ ही समझने की जरूरत है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी बेचने के बाद मिले पैसे को दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने में लगा देते हैं तो पहले की तरह आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में सीबीडीटी चेयरमैन ने भी साफ किया कि लॉन्ग टर्म की परिभाषा को बदलने का भी निवेशकों को सकारात्मक फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए देखते हैं खबरें खेल जगत से जुड़ी हुई हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। पेरिस ओलंपिक 2024 की आधिकारिक तौर पर शुरुआत कल होनी है, लेकिन भारतीय तीरंदाज आज से ही अपने अभियान का आरंभ करेंगे। तीरंदाज दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त, भजन कौर और भी धीरज तरुणदीप रॉय और प्रवीण जाधव के साथ व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता के बाकी चरण 28 जुलाई से 4 अगस्त तक होंगे। महिलाओं का रैंकिंग राउंड दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। इसके बाद शाम 5:45 बजे पुरुषों का रैंकिंग राउंड होने वाला है। और पेरिस ओलंपिक्स पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश जुड़ रहे हैं। मुकेश, कैसा रहने वाला है आज का दिन? अगर बात करें तो भारतीय एथलीट्स आज से खेलों में भाग लेंगे। तीरंदाजी में देख सकेंगे हम कुछ एक्शन। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम आज एक्शन में दिखाई देगी। महिला और पुरुष आर्चरी की व्यक्तिगत रैंकिंग स्पर्धा में दोनों ही तरफ से खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे, जहां पुरुषों में तरुणदीप रॉय होंगे, वहीं धीरज होंगे, साथ ही साथ प्रवीण जाधव जो है वो एक्शन में दिखा देंगे। महिला में एक्सपीरियंस होल्डर दीपिका कुमारी, अंकिता और साथ ही साथ उनकी सहयोगी जो है वो इस बार एक्शन में होंगी। और काफी उम्मीदें हैं आर्चरी से, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लंबा सफर किया आर्चरी में, कॉमनवेल्थ एशियन में तो उन्होंने अपनी चमक दिखाई है, लेकिन ओलंपिक में वो पहले पदक की तलाश में होंगे। और तरुणदीप रॉय यहां से, और जिस तरह से दीपिका कुमारी पर ज्यादा दारोमदार होगा, क्योंकि वो चौथी बार ओलंपिक के खेलों में शिरकत करने जा रहे हैं, तो उनके लिए यहां पर जिम्मेदारियां भी होंगी। और वो खुद भी चाहेंगे कि एक पदक के साथ वो अपने इस सफर को यहां पर अच्छे से लेकर के जाएं, क्योंकि बड़ा अनुभव है उनके पास। तो देखना होगा एक्शन में क्या कुछ दिखाई देता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और जिस तरह से उनकी तैयारियां, जिस तरह से उनका कंडीशन हुआ, जिस तरह से उनकी कैंपिंग हुई, उनके पास काफी एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ जो युवा खिलाड़ी रैंकिंग में उतरेंगे उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो मुकेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक्शन में आज दिखने वाली है आर्चरी की टीम और भारत के अभियान की शुरुआत होने वाली है पेरिस ओलंपिक में। आज अगर बात करें पेरिस की सुरक्षा की और साथ ही साथ मुकेश बात करें ओपन सेरेमनी की, तो क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं? मुकेश, आप बताना चाहेंगे कि कैसा माहौल है पेरिस में इस समय, और इस खेलों के महाकुंभ में कितने उत्साहित दिख रहे हैं खिलाड़ी, फैंस, और क्या कुछ उत्साह नजर आ रहा है वहां पर? सिटी ऑफ पेरिस ओपनिंग सेरेमनी के लिए पूरी तरह से तैयार है। और सीन रिवर पर जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, यहां पर लाखों की तादाद में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि पहली बार होगा जब ओपनिंग सेरेमनी को खुले ऐसे मंच पे आयोजित किया जाएगा, जहां पर लोगों के आने जाने की सुविधा होगी। अमूमन नहीं तो हमने देखा है कि कोई भी ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम्स के अंदर होती है, लेकिन इस बार ओपन एरेना में इसको करके इसकी एक खास अहमियत जो है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर भारतीय दल, जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, वो 117 कंटिंजेंट भी यहाँ पर होगा, और यहाँ पर फ्लैग बियर भी होंगे भारत की तरफ से। देखना होगा किस तरह से यहाँ पर भारतीय दल प्रदर्शन करता है। 10,500 एथलीट्स पूरे देश से यहाँ पर पहुंचेंगे। कई ऐसे सितारे होंगे जो कि प्रोफेशनल एरा में तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन ओलंपिक में उनके लिए यहाँ पर टेस्टिंग टेम्परामेंट होगा। साथ ही साथ जिस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पूरे शहर में किए गए हैं, जमीन से लेकर आसमान तक चारों तरफ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। भारत की K9 टीम भी अपना यहाँ पर सपोर्ट दे रही है। तो यहाँ पर काफी कुछ निकल करके आएगा, और अगले 2 हफ्ते यहाँ काफी एक्साइटमेंट होने वाला है खिलाड़ियों के लिहाज से, स्पेक्टेटर के लिहाज से, जो मर्चेंडाइज खरीदने जा रहे हैं उनके लिहाज से भी, कि वो कुछ ना कुछ याद के तौर पर यहाँ से लेकर के जाएं। तो देखना होगा कि अगले 15 दिन क्या कुछ देखने को मिलता है, कौन से नए सितारे सामने आते हैं। बिल्कुल, तो आप नज़र बनाए रखिएगा पेरिस के ओलंपिक्स पर। हम लगातार आपसे आगे भी चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। और आइए अब सीधे रुख करते हैं खबरें जो कि सिनेमा जगत से हैं, फटाफट अंदाज में।
जानवी कपूर की फिल्म उलझ का पहला गाना रिलीज कर दिया गया है। फिल्म 2 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म औरों में कहां दम था 2 अगस्त को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की फिल्म फिर आई हसीना दिलरुबा 9 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। ऑफ द एप्स अब OTT पर रिलीज के लिए तैयार। ये फिल्म 2 अगस्त को OTT पर स्ट्रीम की जाएगी। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म खेल खेल भी 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। श्रद्धा कपूर राजकुमार राव की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी 3-2 15 अगस्त को होगी रिलीज। अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे पार्ट 2 की शूटिंग की शुरुआत हुई। फिल्म साल 2025 में होगी रिलीज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। हाय ब्रो, हाउ वाज योर वीक? यार सिविल का तो तुझे पता ही है, सेम ओल्ड रूटीन। व्हाट अबाउट योर्स? माइन Mine was as exciting as ever. Join the Indian Army. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मिजाज मौसम से जुड़ी हुई। शुरुआत मध्य प्रदेश से करें तो यहाँ लगातार तेज बारिश हो रही है। कई जिलों में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में आज झमाझम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में खुलकर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज के लिए उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए अगले 4 दिनों तक राज्य में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और वक्त हो चला है हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन जाने से पहले आइए आपको दिखाते हैं इंडिया कॉटोर वीक 2024 दिल्ली में हुए फैशन शो में मशहूर डिजाइनर आबू जानी और संदीप खोसला के बेहद खूबसूरत कलेक्शंस देखे गए।
आबू जानी शो के लिए अभिनेता ताहा शाह बदूशा और अभिनेत्री वामिका गब्बी ने शो स्टॉपर के तौर पर रैंप वॉक किया। आप भी इन ट्रेंड्स का आनंद लीजिए। फिलहाल के लिए मुझे आंचल और नया सवेरा की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। They say you